नमस्कार साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10th के फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये 25 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। आज हम लोग इन 25 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में, सहज भाषा में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई चालक है जिससे मान के चले कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस विद्युत धारा के कारण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबक है, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें अगर उस हम चालक तार को ले जाएंगे तो और उसमें आपस में जो अंतःक्रिया होती है जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसको एक तरह से कहें इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई विद्युत मतलब तार है या चालक तार को किसी लोहे के रॉड में लपेटा गया है और उसको उस पर धारा प्रवाहित हो रही है। अगर किसी चुंबक को उसके पास लाते हैं फिर दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं फिर दूर ले जाते हैं, तो इसके कारण एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है यही विद्युत धारा को प्रेरित करता है। मान लीजिए कि ये है, इसी पर विद्युत चालक को लपेटा गया है और ये जो है नाल चुंबक है। अब इसके यहाँ अगर हम नज़दीक लाते हैं फिर दूर ले जाते हैं, फिर नज़दीक लाते हैं दूर ले जाते हैं, तो इसमें जो है एक तरह से धारा प्रेरित होती है, प्रवाहित होने के लिए धारा प्रेरित होती है। और ये जो धारा प्रेरित होती है इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। अब है दूसरा प्रश्न है कि विद्युत मोटर के कुछ उपयोगों को लिखें। विद्युत मोटर का सिद्धांत हम लोग जानते हैं। अब विद्युत मोटर क्या है इसके बारे में जानकारी हम लोगों को है, लेकिन उसका उपयोग इसमें क्वेश्चन में है कि उसका उपयोग क्या है। तो विद्युत मोटर का जो उपयोग है, पहला उपयोग है कि विद्युत पंखों में, यानी पंखा जो चलता है उसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है रेफ्रिजरेटरों में। तीसरा उपयोग है विद्युत मिश्रकों में। विद्युत मिश्रकों का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो एक धातु और दूसरी धातु का जो मिश्रण तैयार होता है, विद्युत लेपन जिसको कहते हैं, तो विद्युत मिश्रकों में इसका उपयोग होता है। चौथा है वॉशिंग मशीनों में, वॉशिंग मशीन जो काम करता है उसमें। फिर है MP3 प्लेयरों में, MP3 जो प्लेयर है उसमें इसका उपयोग होता है। अब तीसरा प्रश्न है चुंबकत्व की असली पहचान क्या है? इसका उत्तर है कि चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अब कोई भी चुंबक है, अब उसमें सजातीय ध्रुव क्या है? तो सजातीय ध्रुव का मतलब है, जैसे मान लीजिए चुंबक है, इसका ये N है और इसका ये S है। फिर जो है ये दूसरा चुंबक है जिसमें इधर हमारा S है और इधर हमारा N है। S का मतलब साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव, N का मतलब हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। अब इसमें दोनों में विजातीय, ये एक तरह से क्या है, विजातीय ध्रुव है। सजातीय साउथ और साउथ सजातीय होता, लेकिन N और S विजातीय ध्रुव है, तो इसमें आकर्षण होगा। अब इसी में यदि हम यहाँ पर N है और एक दूसरा चुंबक ऐसा ले आएँ जिसमें भी N यहीं है, तो ये हो गया सजातीय। तब एक दूसरे को ये दूर करेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा। तो इसी को कहते हैं कि मतलब दो लोहे के टुकड़े लिए जाएं और इनके एक छोर दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े
चुंबक होंगे। और वो तो इसका मतलब है कि अगर इसमें कहता है कि चुंबकत्व की पहचान क्या है, तो चुंबकत्व की यही पहचान है कि जब भी वो दोनों टुकड़ा जो है एक दूसरे से कभी आकर्षण में रहेगा, कभी प्रतिकर्षण में रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये चुंबक का टुकड़ा है। लेकिन एक चुंबक और एक लोहे का टुकड़ा है, तब हर स्थिति में वो आकर्षण में ही रहेगा, तो यही पहचान हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो विद्युत फ्यूज के बारे में हम लोग जान लें कि विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है मान लीजिए, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अब जैसे मान लीजिए कि इस तार की क्षमता, आगे जो उपकरण लगे हुए हैं, जैसे कोई भी उपकरण है, पंखा है, बल्ब है मान लीजिए, तो ये जो एपरेटस लगे हुए हैं इनकी क्षमता मान लीजिए कि 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है। अब धारा प्रवाहित हो जाएगी, एकाएक हो सकता है कि 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही, तो ये जो आगे जो उपकरण हैं ये खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, या उनके मतलब क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्यूज लगा देते हैं। और फ्यूज क्या होता है कि जब ये विद्युत धारा ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो चूँकि फ्यूज में जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसका गलनांक होता है न्यूनतम, और उसका मतलब एक तरह से कहा जाए कि कम टेम्परेचर पर ही गल जाता है, और विद्युत धारा को रोकने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि ये फ्यूज यहीं 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो ये फ्यूज अपने आप गल जाएगा, और ये क्या होगा कि विद्युत धारा इधर का इधर ही और इधर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके कारण ये हमारे एपरेटस सुरक्षित रह जाएंगे। तो फ्यूज जो है ये इसका सबसे बड़ा काम परिपथ की सुरक्षा, और इसमें लगे हुए जो उपकरण हैं, साधित्र हैं, तो ये इसकी सुरक्षा होती है। तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। या अतिभारण, अतिभारण का मतलब है ओवरलोडिंग, जिसको कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए बस है, उसकी में क्षमता है 40 सवारियों को बिठाने की, अगर एकाएक 60 सवारी बैठ गए तो उस ओवरलोडिंग हो जाता है। वही बात विद्युत धारा के साथ भी होती है। किसी परिपथ में अगर उसकी क्षमता है 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होने की, अगर वो 10 एम्पियर एकाएक प्रवाहित होने लगता है तो वो ओवरलोडिंग कहलाता है। ओवरलोडिंग के कारण क्या होता है कि हमारे जो भी परिपथ हैं वो असुरक्षित हो जाते हैं, और उसमें लगे एपरेटस भी असुरक्षित हो जाते हैं। तो लघुपथन, शॉर्ट सर्किट, वो उसका कारण होता है कि जब गर्म तार और ठंडे तार दोनों आपस में सट जाते हैं। वो दोनों आपस में अगर सट गए तो क्या होते हैं कि इसमें आर का मान जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है, सबसे कम आर का मान, यानी प्रतिरोध बिल्कुल एकदम सबसे कम होगा। अब रोकने वाला बल ही सबसे कम है, रोकने वाला ही कुछ नहीं है, तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा का मान महत्तम हो जाता है, आई का मान जो हो जाता है वो महत्तम यानी मैक्सिमम तक चला जाता है। इसके कारण आई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें लगे जो ऑपरेटर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से मतलब बचने के लिए भी हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और ओवरलोडिंग के लिए भी हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती हैं। पहला है परिनालिका के फेरों की संख्या। परिनालिका के, जैसे मान लीजिए कि ये परिनालिका हमारी है, इसमें फेरों की संख्या जितनी बढ़ जाएगी, ये फेरे जो हैं जितने बढ़ जाएंगे तो उसमें चुंबकत्व की तीव्रता ज़्यादा होगी। और परिनालिका में फेरों की संख्या अगर कम है, मान लीजिए कहीं इक्का दुक्का है, तो विद्युत धारा की तीव्रता कम होगी। तो परिनालिका के फेरों की संख्या पर विद्युत तीव्रता निर्भर करती है। अर्थात बी प्रोपोर्शनल एन, यानी विद्युत तीव्रता जो प्रोपोर्शनल है वो नंबर्स, एन का मतलब होगा फेरों की संख्या। चलिए दूसरा है धारा का मान। धारा का मान जब बढ़ेगा, यानी आई का मान जब बढ़ेगा, आई का मान जब बढ़ेगा तो विद्युत चुंबकत्व की तीव्रता बढ़ती है। आई का मान जब घटेगा तो विद्युत चुंबकत्व की तीव्रता घटती है। इसको कहते हैं बी प्रोपोर्शनल आई, यानी बी का मतलब हो गया विद्युत चुंबक
की तीव्रता, और आय का मतलब हो गया धारा। चलिए अगला है क्रोड की प्रकृति। अब जो है ये मान के चलिए जो जिस तरह चीज़ का हम क्रोड बनाए उसकी प्रकृति क्या है, वो लोहा का है कि एल्युमिनियम का है, वो किस, या तांबा का है या अन्य कोई धातु है, तो किस धातु का है, तो इस पर निर्भर करता है। क्रोड की प्रकृति पर परिनालिका के अंदर नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात का व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनता है। यानी अगर हमको शक्तिशाली चुंबक बनाना है तो हम लोगों को क्या करना है, नरम लोहे का उपयोग करना है। इस्पात जो है वो हार्ड लोहा होता है, उसमें चुंबक तो बनता है लेकिन शक्तिशाली नहीं बन पाता। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। तो दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, जब दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली मध्यमिका उंगली, या जिसको मध्यमा हम लोग कहते हैं, यानी बीच वाली उंगली जिसको कहते हैं, तो इसमें दाहिने हाथ की तर्जनी जिसको कहें अंगूठा के बाद की जो उंगली होती है, जैसे मान लीजिए कि अंगूठा है, इसके बाद की जो उंगली होती है इसको तर्जनी कहते हैं। ये उंगली हमारी तर्जनी है। इसके बगल की जो उंगली होती है ये मध्यमा होती है। तो इसमें क्या है कि 3 जो है उंगली की चर्चा है, उसमें एक है दाहिने हाथ तर्जनी, ये है तर्जनी हमारी हो गई, ये हो गई मध्यमिका, और ये है अंगूठा। इस तीनों को समकोणिक फैलाया जाए, यानी इस प्रकार फैला कर रखा जाए कि 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। लंबवत का मतलब हो गया कि एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। तो लंबवत यही है, ये मान के चलिए कि हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया। एक दूसरे के साथ लंबवत फैलाया जाए तो इसमें कहता है कि अगर तर्जनी चुंबकीय बल की दिशा, तो तर्जनी तो से हम लोग चौ को मिलाएंगे, तो से हम लोग को चौ को मिलाना है, तच। तो त से हो गया तर्जनी और चौ से हो गया चुंबकीय बल, ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय बल की दिशा, उसके बाद है अंगूठा चुंबकीय गति की दिशा। तो अंगूठा ये हमारा हो गया तो के साथ, ये हमारा तो के साथ, ये हमारा तर्जनी है, तो के साथ चौ। अब अंगूठा हमारा ये मान लीजिए ये अंगूठा है, तो ओ के साथ ग प्रयोग करें, अंगूठा चुंबकीय गति की दिशा, नहीं, ओ के साथ ग, अंगूठा से हो गया ग, अंग, ओ से अंग से, तो अंग का तच के बाद अंग करेंगे, अंग से अंगूठा और ग से गति, तो चुंबक की गति। तो मध्यमा जो होगी ये हमारी मान के चलिए मध्यमा है, तो मौ के साथ, चूंकि मध्यमा मौ के साथ ध आता है, तो हम लोगों को याद रखना है कि मौ से मध्यमा ध से हो गया धारा, तो मौ से मध्यमा ध से धारा, तो अंग, तच और मध्य, ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अंग से हो गया अंगूठा, ग से गति, चालक तार की गति, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा, अब मौ से हो गया मध्य, तो मौ से हो गया मध्यमा, ध से हो गया धारा। यही जो है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम है। चलिए आगे हम लोग चलें। अब है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसमें भी बाएं हाथ की तर्जनी, उसमें था दाहिने हाथ की तर्जनी, अब इसमें है बाएं हाथ की तर्जनी। मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाना है। अब जैसे मान लिया अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा, ये एक दूसरे से समकोणिक है, अन्यथा 90 डिग्री के कोण पर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एक दूसरे से समकोणिक फैलाया जाए। मान लीजिए समकोणिक है तो इस तरह ये 90 तो ये 90, एक दूसरे से बिल्कुल समकोणिक अगर फैलाया जाए तो 90 90 180 एक सरल रेखा टाइप की होगी। तो इसमें कहता है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें भी तर्जनी, ये तर्जनी है, तो के साथ हम लोग जौ मिलाएंगे, तो के साथ तो जौ। तो अब हम लोग इसको तो के साथ जौ मिलाएंगे तो तर्जनी, ये हो गया हमारा तर्जनी, तो के साथ चौ यानी तच,
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। मध्यमा म के साथ ध, मध्यमा उसमें भी मध्यमा धारा, और चालक उसमें जो है ये जो है एक तरह से तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा त के साथ च, मध्यमा धारा, और चालक तार की जो गति होगी वो अंगूठा, अ के साथ ग। तो इसका हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। 8वां जो सवाल है उसमें यही है कि अंगूठा, ये अंगूठा है और ये जो है बल है अंगूठा, ये अंगूठा, ये तर्जनी अंगूठा के साथ तर्जनी है और ये मध्यमा है। इसमें यही है धारा, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये एक तरह से ये हम लोग इसमें समझ लेंगे आसानी से। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। यानी I बराबर Q/T, I जो होगा वो Q/T, यानी कहने का मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहा जाता है। आगे हम लोग चलेंगे। चुंबक किसे कहते हैं? वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अगर हमको चेक करना है, जांचना है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, तो उसका एक और भी तरीका है कि इसको हम किसी डोरी से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, और यदि वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, तो हम समझ लेंगे कि यह चुंबकीय पदार्थ हैं। चूँकि उसमें 2 ध्रुव जो होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक इन्हें लटकाए जाने पर ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर टिकते हैं। अगला सवाल है 10वां सवाल, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? इसका उत्तर है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक् सूची 2 दिशाओं को इंगित करेगा, जो असंभव है। यही कारण है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं। अब इसको हम इस तरह से समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए ये परिनालिका है, मान लीजिए ये परिनालिका है और इसमें ये चालक तार को लपेटा गया है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, ये रेखाएं ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे निकलते हैं, फिर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, फिर ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। अब है कि एक रेखाएं दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं। इसका कारण क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर परिच्छेद करते हैं तो एक ही बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यही बिंदु है, इसी बिंदु पर अब मान के चलिए कि अगर एक दूसरे को परिच्छेद करते तो एक ही बिंदु पर, एक ही जगह पर 2 कोण बनता। एक कोण हो सकता है 60 डिग्री का बन जाए, एक कोण 29 डिग्री का, जो कि एक ही रेखा पर, एक ही जगह पर ऐसा होना संभव नहीं है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक् सूची, अगर मान लीजिए यहाँ दिक्पात सूची को हम ले आए, माने जो दिशा बताने वाली जो सुई है, जिसको हम लोग दिक्पात सुई कहेंगे, इसको अगर हम ले आएँ तो ये एक ही जगह पर 2 दिशा में मुड़ जाती, कभी ऐसे हो जाती, कभी ऐसे हो जाती, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती। अब चलिए अगला सवाल है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, उसके जो स्रोत हैं उसमें पहला स्रोत है बैटरी और दूसरा स्रोत है विद्युत मोटर। तो इसके 2 स्रोत हो गए, बैटरी और विद्युत मोटर। अब 12वां सवाल है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है? तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। यानी जनरेटर का जो उपयोग है उसमें क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात कहने का मतलब है कि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी वस्तु
को हम पहले चलाते, मैंने किसी वस्तु, मैंने एक सिस्टम को चलाते हैं पहले, तो वो जो सिस्टम चलता है वो यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग होता है उसको चलाने के लिए, और वो जब चलता है तो किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करता है, मतलब उस चालक को घूर्णित करता है, और इसी घूर्णित होने की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण जो है विद्युत ऊर्जा में होता है। याद हम लोगों को रखना है कि जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा से कौन सी दो हानियाँ? तो प्रत्यावर्ती धारा से निम्नलिखित हानियाँ। पहली हानि है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता, यानी एसी। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हुआ एसी जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी दो हानियां हैं। तो पहला है कि हम विद्युत लेपन नहीं कर सकते हैं और बैटरी का आवेशन नहीं कर सकते हैं, बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं एसी करंट से। और दूसरी हानि है कि इस धारा से विद्युत विच्छेदन भी नहीं किया जा सकता, यानी विद्युत विच्छेदन। तो दो हानियां हो गई, एक तो हानि हो गई विद्युत लेपन और बैटरी का आवेशन नहीं किया जा सकता है, और दूसरी हानि हो गई विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। अब आगे चलेंगे, लघु पथन से आप क्या समझते हैं? तो लघु पथन की चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है, एक बार फिर से दोहरा दें। लघु पथन में क्या होता है कि किसी कारण से जब जीवित तार, लिविंग वायर और उदासीन तार, न्यूट्रल वायर एक दूसरे से जब सट जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे लिविंग वायर है और ये उदासीन तार है, ये कहीं सट गए, तो इनके सटने से क्या होता है कि एकाएक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट यानी कहने का, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, यानी प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य हो जाता है। और प्रतिरोध नगण्य जब होगा तो क्या होगा? प्रतिरोध जब नगण्य होगा तो सीधी सी बात है कि वो विद्युत धारा काफ़ी ज़्यादा परिमाण में उत्पन्न होगा। तो यही स्थिति है कि विद्युत धारा मतलब परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और विद्युत धारा में परिपथ में तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति हो सकती है और परिपथ में आग भी लग सकती है। तो यही उसमें सबसे बड़ी हानि है। अब अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार होता है। हम सभी जानते हैं कि इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। यानी कहने का मतलब है कि इस टंगस्टन तार से जो कुंडली बनती है, तो वो कुंडली इस तरह से होती है कि वो उसमें प्रतिरोध का मान काफ़ी उच्च होता है, विद्युत धारा काफ़ी रुकता है और उसके कारण वो ग्लो करता है और उसके कारण जो है प्रकाश देता है ताप के साथ। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा। अगर बल्ब में ऑक्सीजन होगा तो कुंडली क्या होगा कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होगा, जिसके कारण वो क्षणभंगुर हो जाएगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें चाहे N2 हो चाहे आर्गन हो, जैसी जो गैसें होती हैं उन गैसों को हम लोग भरते हैं और इस कारण बल्ब के अंदर टंगस्टन ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है और जल्दी बल्ब फ्यूज नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न है 16वां, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताएं। तो नरम लोहे के क्रोड पर धारावाही कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। कोई भी नरम लोहा है, अब उसकी कुंडली हम बनाते हैं और वो कुंडली बना करके इसमें अगर हम इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें और धारा प्रवाहित अगर होती है और देर तक अगर प्रवाहित होती है तो ये जो है एक अस्थायी चुंबक बन जाता है, विद्युत चुंबक। इसका चुंबकत्व तब तक बना रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। कार्बन स्टील के छड़ को धारावाही कुंडली के घर में रख दिया जाए तो कुछ देर के बाद यह चुंबक बन जाता है। अब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है, तब भी यह छड़ अपने चुंबकत्व का त्याग नहीं कर पाता। कार्बन या स्टील का जो छड़ होता है वो अस्थायी चुंबक
बना देता है, जबकि नरम लोहा का जो क्रूड रहता है उसमें तभी तक उसमें चुंबकत्व का गुण रहता है जब तक वो धारा प्रवाहित होती है। तो ये विद्युत धारा और अस्थायी विद्युत चुंबक का मतलब है कि विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होता है चुंबकत्व तब तक रहता है, और अस्थायी चुंबक का मतलब है कि धारा का प्रवाह रुक भी जाए तब भी उसमें चुंबकीय गुण रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, यानी आर का मान जो है मैक्सिमम होता है, आर वो अधिकतम होता है, उच्चतम जिसको कह सकते हैं अधिकतम होगा। उसके बाद है, इसका गलनांक न्यूनतम होता है, फ्यूज के तार का गलनांक जो होगा वो न्यूनतम कम तापमान पर भी गल जाता है, और घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार होता है, यानी 5 एम्पियर से ज़्यादा की अगर धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज अपने आप गल जाएगा। 18वां सवाल है, किसी सीधे तार से बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताने वाले नियम को लिखें। किसी सीधे तार से बहने वाली धारा, तो देखिए सीधे तार से बहने वाली जो धारा है उसमें चुंबकीय बल की जो दिशा है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का पालन करता है। यदि किसी धारावाही तार को अपने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में तना रहे, अंगूठा जो है धारा की दिशा में अगर तरे तो अंग में धारा की दिशा, अंगूठा जो है उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होगी। उंगलियां जो होगी वो क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये होगी उंगली है, ये मान के चलिए कि ये ऐसे अगर हम किसी ऐसे मुट्ठी में अगर हम पकड़ लें इसको चालक तार को, तो इसकी जो हमारी जो उंगली जो मुड़ी हुई रहेगी वो इस तरह से मुड़ी रहेगी, तो यही जो मुड़ी हुई उंगली है यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बताएगी, इस तरह से बताएगी। चलिए आगे हम लोग चलें। अब है ऊर्जा का स्रोत चैप्टर से 19वां सवाल, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, ऊर्जा स्रोत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। यानी ऊर्जा स्रोत का मतलब है कि ऐसे स्रोत जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे ईंधन हो चाहे अन्य जो भी चीज़ें हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वे 2 तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम फिर से बना सकते हैं, और अनवीकरणीय का मतलब है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें फिर से बनाना संभव नहीं है। तो नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं। अब जैसे सौर ऊर्जा है, सूरज अनंत काल तक उतनी ऊर्जा वो देते ही रहेंगे। तो इस तरह जो है हमें ऊर्जा जो प्राप्त होगी सोलर एनर्जी के रूप में वो अनंत काल तक प्राप्त होगी, उसका भंडार असीमित है। उसी तरह से वायु भी है, वायु के द्वारा भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इससे भी मतलब विद्युत निर्माण किया जाता है। बहते पानी, ज्वार भाटा, ये सागर तरंग, बायोगैस, ये सभी जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनका भंडार सीमित नहीं है। तो इस तरह से जो ऊर्जा के स्रोत हैं इस पर निर्भर रहने की अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अनवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला हो गया, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है भंडार में सीमित हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकालिक है, इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है, ये धीरे धीरे समाप्त भी हो सकता है। चलिए हम लोग अब सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। उत्तर है, सौर ऊर्जा सबसे पहली विशेषता है कि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। दूसरा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, अर्थात इसको हम फिर से रिन्यूएबल कर सकते हैं, बना सकते हैं, असीमित भंडार है। सौर ऊर्जा अक्षय है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। पृथ्वी पर मानव जीवन और जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं, यानी हम लोग जितने भी जीव जगत के लोग हैं, अगर सौर ऊर्जा नहीं होती तो पौधे भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि वो
मतलब एक तरह से उनके ही भोजन पर हम लोग आश्रित हैं। तो सौर ऊर्जा से ही एक तरह से प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। तो ये सभी जो है सौर ऊर्जा के उपयोग हैं। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय का मतलब है कि भूमि के अंदर, जमीन के अंदर एक तरह से बहुत उष्मा का भंडार है और इसके गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है और जिसे पाइप के द्वारा हम निकालते हैं और उच्च दाब पर इसे हम विद्युत जनित्र की टरबाइन को चलाते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब इसमें काफ़ी परिमाण में वाष्प जो है जमा हुआ है। पृथ्वी के अंदर जो काफ़ी गर्मी है और पानी गर्म होता है और ये वाष्प जमा रहता है यहाँ, इसको हम किसी तरह से पाइप से छेद करके इस वाष्प को निकालते हैं और इस तरह से टरबाइन जो है इस वाष्प के प्रेशर से टरबाइन को चलाया जाता है और इससे जो है भारी परिमाण में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यही भूतापीय ऊर्जा है। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है जिसे पाइप के द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब अगला सवाल है, 22वां सवाल है, विद्युत ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहला स्रोत है बहती जलधारा, दूसरा स्रोत है बहता पवन। बहती जलधारा के बारे में जान लीजिए, जैसे नदी है या कोई इस तरह की नहर है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि बांध बना करके पानी को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं और उस पानी को फिर ऊंचाई से नीचे गिराते हैं और इसके कारण जो है एक टरबाइन को चलाया जाता है। इस तरह से बांध बना करके पानी को ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है और फिर इसको नीचे गिराया जाता है और यहाँ टरबाइन लगा दिए जाते हैं, टरबाइन चलते हैं। इस तरह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बहता पवन, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खुली हवाएं चलते हैं सालों भर, मतलब और टरबाइन को इस तरह से घुमाए, पवन चक्कियों को इस तरह से घुमाया जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर महासागरीय ताप ऊर्जा, महासागरीय ताप ऊर्जा में भी वही होता है कि महासागर के अंदर जो है क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा समुद्र है, इसके मतलब नीचे कम जो है वो तापमान रहता है, ऊपर में ज़्यादा तापमान रहता है और यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर में एक व्यवस्था करते हैं जिसके कारण ऊपर के टेम्परेचर से मतलब वो जो है लिक्विड गर्म होती हैं और वाष्प बनता है, फिर इसको हम लोग जो है ठंडा करने के लिए नीचे ले जाते हैं और इस तरह से एक चक्र चलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से भी हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं जिसको महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के बारे में समझ लिए कि भूतापीय ऊर्जा में वही है कि पृथ्वी के अंदर जो भी गर्म जो भी जल है उसके कारण जो भाप पैदा होती है उसको बाहर निकालते हैं और टरबाइन चलाते हैं, इसके कारण विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में क्या है कि परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के कारण जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके कारण विशाल परिमाण में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसका हम लोग एक तरह से नाभिकों के विखंडन हो चाहे नाभिकों के संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये सभी जो है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अब अगला सवाल है 23वां सवाल, बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखें तथा इसके 2 उपयोगों को बताएं। उत्तर है बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। बायोमास हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ें जो सड़ जाती हैं, बहुत सारे पौधे हैं जिनको अगर एक तरह से क्या करते हैं कि बंद चैम्बर में सड़ाया जाता है, उसके कारण जो है मीथेन गैस उससे हम प्राप्त करते हैं और ये मीथेन गैस ज्वलनशील गैस होती है। तो बायोगैस से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। इस गैस को में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। इसका उपयोग है, इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है। इस गैस से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो जिसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है, यानी प्रकाश
को पैदा करने के लिए हम इस गैस का उपयोग करते हैं। तो ये बायोगैस है। अब अगला प्रश्न हमारा 24वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग ऐसे समझ लें, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है या हम जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक प्रकृति उसकी होती है कि वो गैस थोड़ा भारी होता है और वो पृथ्वी के तलहटी क्षेत्र में वो रहता है। और वो उस गैस में क्या है कि वो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं या उसके साथ जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद ये उत्सर्जन नहीं करता है, इसको विकिरण नहीं होने देता है बाहर के वायुमंडल में। तो यह जो क्षेत्र बन जाता है एक तरह से गर्म क्षेत्र बन जाता है और पौधे पर काफ़ी प्रभाव डालता है, जिसके कारण पौधे कुम्हलाने लगते हैं। तो ये जो गैस है इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। ये एक तरह से चैम्बर बन जाता है, बंद चैम्बर, और इसके कारण जो है हमारा पर्यावरण काफ़ी प्रभावित होता है। तो जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं और वे वायवीय परिस्थिति में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो मीथेन गैस भी एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी जो है पौधे को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है। तो प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस का कहते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तब उसे सीएनजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी उसको कहा जाता है। यानी उच्च दाब पर किसी प्राकृतिक गैस को अगर हम संग्रहित करते हैं किसी खास छोटे क्षेत्र में, उसका दाब चूँकि बहुत बड़ा होता है तो हम कंप्रेस करके इसको हम भर लेते हैं, तो ये जो है सीएनजी कहलाता है। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सीएनजी बसें चलती हैं, सीएनजी ऑटो चलती हैं, सीएनजी से अभी बहुत सारे वाहन चलते हैं। तो इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये ही हम लोग का प्राकृतिक गैस और सीएनजी क्या है। तो आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 25 प्रश्नों जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनका संग्रह इस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो को आप बार बार देखें और ये प्रश्न आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोगों को इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से याद दिला दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, लाइक करें। आप लोगों को अंतिम तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।